हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स को ही पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें जो है हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो हैं उसके कुछ दो टाइप्स और हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं जैसे कह रहा हूँ अभी हम बिल्कुल ही आपके बेसिक लेवल पे चल रहे हैं और इसी तरह आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाना है वेक्टर्स के चैप्टर में। तो वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो बड़े काम आएंगी और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके काम आएंगी। तो इसको आप कंसंट्रेशन से देखें और समझने की कोशिश करें। आगे जो है वो लेक्चर्स जो आएंगे उसमें जो आपके वेक्टर एडिशन आएगा, ग्राफिकल एडिशन आएगा या एनालिटिकल मेथड आएगा और बाद में जो प्रोडक्ट भी आएगा वेक्टर्स का। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें ये चीज़ें आपको दोबारा से आपको आएंगी और तफसील से समझाई जाएंगी। तो इस वक्त तो सिर्फ आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है वेक्टर्स के बारे में, मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में और मुख्तलिफ जो प्रोसीजर हैं उसके बारे में। तो जैसे आप देखें बहुत सारी चीज़ें जो आप डायरेक्ट नहीं समझ पाते, तो जब हम प्रोसीजर में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस वक्त सिर्फ बेसिक आपके टॉपिक्स हैं और बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक नीचे लेवल के हिसाब से आपको टाइप्स वगैरह ये बताए जा रहे हैं। तो आज के जो वेक्टर्स हैं उनमें आपके हैं, पहले है आपका कंकरेंट वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या है। अब कंकरेंसी आप अगर मैथमेटिक्स में पढ़े हो तो उस तरह की पॉइंट होती है जहाँ पर जो चीज़ें आके एक इंटरसेक्ट करें। जैसे लाइन, कंकरेंट लाइन्स आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि भाई जहाँ पर लाइनें एक दूसरे से आके इंटरसेक्ट हो जाएं तो इस तरह की लाइंस को हम क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइंस कहते हैं। इसी तरह वेक्टर्स में भी अब यही वाला कंसेप्ट लेके चलें तो वेक्टर्स आपके कहीं एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे आके अगर इंटरसेक्ट करें तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कंकरेंट वेक्टर्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई टू आर मोर वेक्टर्स, टू आर मोर वेक्टर्स intersect at सेम पॉइंट कह लें या कॉमन पॉइंट कह लें, कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर्स। ठीक है जी। टू आर मोर वेक्टर्स इंटरसेक्ट एट सेम आर कॉमन पॉइंट। ठीक है। अब किस तरह हो सकता है भाई, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है तो आपके सारे वेक्टर जा आके आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक तरह। चलो ये हो गया वेक्टर ए, इसी तरह आपका वेक्टर बी हो गया। ठीक है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो यहाँ आके ये क्या हो गए, इंटरसेक्ट हो गए। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सॉरी इस वेक्टर्स को क्या कहेंगे, कंकरेंट वेक्टर्स। तो देन ए एंड बी वेक्टर्स आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर। अब बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, 3, 4, 5, 10 जितने भी वेक्टर्स हों एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करें तो हम उनको क्या कहेंगे। अब आप देख, सॉरी ये जा रही बाहर, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपके वेक्टर्स, मुख्तलिफ वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे आगे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अगर आप जैसे देखे आपने पढ़ा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर जैसे फोर्स है आपका, ठीक है, तो फोर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से जाके आपका एक्ट करती है किसी भी बॉडी पे। जैसे आपके बहुत सारे जो है फोर्सेस एक ही वक्त में किसी पे बॉडी या ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही होती हैं, तो वहाँ पर जो एक्ट कर रही है तो ज़ाहिर उनका जो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। मगर अगर वहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे, और इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि आपका इमेजनरी तौर पे इंटरसेक्ट करे, फिजिकली अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो आप देखें वहाँ पर जो है वो आपका इमेजनरी तौर पे, और देखें कि भाई ये आगे चल के एक दूसरे पे लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करे। और यहाँ क्या था आपका, ये डेफिनेशन थी कि भाई सारे वेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए, तो समझ में आ रही है। अब लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि भाई ये देखो ये वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। तो इस तरह अगर आप देखें कि भाई अब इसको हम लिख सकते हैं टू आर मोर वेक्टर्स। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, टू आर मोर वेक्टर्स, ठीक है,
whose line of action intersect at common point। तो ये भी आपके कहलाएंगे कंकरेंट वेक्टर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन का मतलब देखें, यहाँ पर आप कह सकते हो भाई एक आपका वेक्टर इस तरह आ गया और दूसरा वेक्टर इस तरह आ गया और इसका तीसरा वेक्टर आपका इस तरह आ गया। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो इनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, मगर हम देखें तो ये सारे वेक्टर्स अगर लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आके इंटरसेक्ट हो। इन वेक्टर्स का लाइन ऑफ एक्शन वैसे तो अलग अलग थे। फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ये एक फोर्स बॉडी है और यहाँ पर फोर्स आपका किस तरह लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ये आपका राइट की तरफ है, ये आपका लेफ्ट की तरफ है। तो इनका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, आगे यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हो, तो मैं ये भी कह सकता हूँ अगर आपका दूसरा जो है वेक्टर इस तरह भी लग सकता है, ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। इस तरह आपका ये वेक्टर इस तरह बाहर जा रहा है कोई, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि कॉन्करेंट वेक्टर्स में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो वेक्टर्स भी कहलाएंगे आपके कॉन्करेंट वेक्टर्स। सही है जी। तो दो चीज़ें आपने सीखी कि कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या है, इस तरह के दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जो हैं एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कॉन्करेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर आपके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर्स के इंटरसेक्ट करते हैं तब भी वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। तो दोनों ध्यान में रखना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं क्योंकि कल आपने इसी चीज़ों पे जाके काम करना है वेक्टर्स में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि वेक्टर्स आपका जो ऐसा टॉपिक है जो आपके देखें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब ये मिक्स हो जाते हैं। आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर हमें जो है वो उनको डिफ्रेंशिएट करना या उनको अलग करना या उनको संभालना जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना अभी जैसे हम सिंपली अब चल रहे हैं ना, इतना नहीं है। इसके बारे में बहुत सारे कंसेप्ट आपको एट ए टाइम दिमाग में रखने पड़ते हैं, तब जाके आपको इनके जो प्रॉब्लम्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं या बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो समझ में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट आपका है ज़ीरो या नल वेक्टर, उसको देखते हैं। ज़ीरो या नल वेक्टर, इसमें क्या होता है भाई, ज़ीरो या अब देखें नाम ही ज़ीरो रख दिया गया है तो क्या चीज़ ज़ीरो हो सकती है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर ज़ीरो या नल वेक्टर में क्या होता है, ज़ीरो या नल वेक्टर, तो इसमें क्या होता है कि वेक्टर सिंपल वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो। अब इस तरह का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो हो, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन तो होगा कोई, अगर डायरेक्शन भी नहीं है और मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो हो तो फिर उसको वेक्टर कैसे कहेंगे। और ज़ीरो जो है बजाते खुद अगर कहा जाए या समझा जाए कि आपका अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो वेक्टर में हमने दो चीज़ें पढ़ी भाई, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें आपका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो यानी है ही नहीं, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं। अब ये डेफिनेशन के हिसाब से पूरा तो नहीं उतरा, मगर कभी कभी आपका क्या हो जाता है कि इस तरह की मजबूरियाँ आ जाती है या कह लें कि सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर उस वेक्टर को तो वेक्टर कहेंगे। जैसे हम एडिशन करें किसी वेक्टर की, दो वेक्टर्स की एडिशन करें या आप तीन वेक्टर्स की एडिशन करो और जवाब आखिर में आ जाए ज़ीरो, तो अब उसको हमने तो रूल ये पढ़ा है कि भाई जब भी वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा तो नतीजे के तौर पे क्या मिलेगा, आपको वेक्टर ही मिलेगा। सही है ना। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, वो आगे चल के पढ़ेंगे आप, तो उसका जवाब अगर आपका ज़ीरो आ रहा है, ठीक है ना,
अगर स्केलर प्रोडक्ट में 0 आ गया तो खैर है भाई, वो तो वेक्टर है ही नहीं, तो मान लेंगे हम। मगर आपका A क्रॉस B करें, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करें, और नतीजे के तौर पे आपका रिजल्टेंट क्या आ जाए 0, तो उसको आप क्या कहेंगे? रूल तो ये है कि भाई वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जवाब आपका वेक्टर ही आएगा। कानून ये है, वेक्टर को वेक्टर्स में ऐड किया जाएगा तो जवाब आपका क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। अब यहाँ पर उस वेक्टर को जो 0 आ गया है, उस वेक्टर को वेक्टर कहना हमारी मजबूरी है, कानून के मुताबिक उसको वेक्टर ही माना जाएगा। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 0, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 0 आ गया। अब डायरेक्शन जो है वो उसका क्या होगा? कोई भी हो सकता है। अब देखें वो आपका बिल्कुल ही फ्री हो गया ना, यानी आप उसको कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, रिक्वायर्ड डायरेक्शन जो भी उस वक्त होगी वो दे सकते हैं। तो वेक्टर्स में आपका 0 मैग्नीट्यूड हो सकता है। उसके लिए मैंने बताया कि भाई कुछ इस तरह के मसाइल हैं जहाँ पर आपका वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक वेक्टर है आपका, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का है, A है, और दूसरा आपका इसी का ही कह लें भाई नेगेटिव है, तो ये आपका B है। चलो, तो इन दोनों को ऐड करें तो जाहिर है कि ये इनका अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो जवाब क्या आना है इसका भाई? क्योंकि भाई ये इसका A का नेगेटिव हो गया, तो हम कहेंगे भाई A प्लस माइनस B वेक्टर, और जवाब क्या आना है इसका? 0 आना है। तो मुझे बताएंगे भाई यहाँ पर आपका जो है वेक्टर ही आना चाहिए, रूल के मुताबिक क्या आना चाहिए? वेक्टर ही आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर को वेक्टर में ऐड करें। यहाँ सब्ट्रैक्शन का कोई आपका कंसेप्ट नहीं है हमारे पास, एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है। और एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने -b क्यों लिखा है? सर आपने -b क्यों लिखा है? तो भाई यहाँ पर मैंने तो प्लस लिखा था, मगर प्लस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा? -b विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका रूल के मुताबिक जब भी वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया जाएगा तो स्केलर तो नहीं आएगा ना, सिर्फ 0 लिखोगे तो स्केलर हो जाएगा। अब आपको इसको वेक्टर मान के चलना पड़ेगा। तो इस तरह इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 0 हो गया, मगर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिट्री होगी डायरेक्शन। अब आर्बिट्री डायरेक्शन का मतलब है कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वक्त के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो भी हो सकती है, मगर इसकी डायरेक्शन लाजमी होगी, क्योंकि वेक्टर है ये। दोनों कंडीशन ये पूरी करेगा। मैग्नीट्यूड भी है इसके पास, मैग्नीट्यूड कितना है? 0 है, और डायरेक्शन इसका आर्बिट्री होगा। आर्बिट्री का मतलब क्या है? आर्बिट्री का मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन इसका हो सकता है। जैसे अभी आपने ये किया, दूसरा में आप आगे चल के ये भी पढ़ेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी अगर आप दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें और नतीजे पे आपका 0 वेक्टर्स आएगा, आगे चल के ये पढ़ेंगे, अभी इसको समझ में नहीं आएगा आपको, तो उस वक्त उस 0 को हम क्या कहेंगे? नल वेक्टर कहेंगे, ठीक है ना, या 0 वेक्टर कहेंगे। तो इस तरह इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है इसकी। तो अभी आपने सिंपली ये याद करना है या ये याद रखना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा, डायरेक्शन इसकी आर्बिट्री होगी, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं, या इसका हम कहते हैं 0 वेक्टर, क्योंकि इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 0 होती है, डायरेक्शन आपका कोई भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका नल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर्स के अगर टाइप्स और भी हैं, हम करते रहेंगे, और इसके साथ हम एडिशन भी शुरू कर देंगे, ग्राफिकल एडिशन। क्या करेंगे? ग्राफिकल एडिशन ऑफ दी वेक्टर एडिशन। उसमें हम पढ़ेंगे आपका ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो पॉलीगॉन लॉ भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये कह दूँ कि भाई ये जितने भी लॉ हैं ग्राफिकल, जितने भी लॉ पढ़े जाएंगे वो एनालिटिकल, उनके फार्मूले भी हैं, तो आगे चल के और भी आसान हो जाएगा। जब वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, ग्राफिकली समझ में आ गए, तो उसके बाद जब एनालिटिकल यानी फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूले आएंगे उनके, तब आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा आपको समझाने में, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस वक्त हमने क्या करना है कि भाई आपने कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं वेक्टर एडिशन के। तो हम नेक्स्ट हम चल रहे हैं वेक्टर एडिशन पे, और उसके जो लॉ हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ, इस तरह पढ़ेंगे। उसके बाद उन्हीं के जो हैं
हम क्या बनाएंगे, एनालिटिकल मेथड पे फार्मूला बनाएंगे ताकि आपको और ज़्यादा आसानी से समझ में जाए। ठीक है, तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग।